नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांस नेशनल कॉरपोरेशन के बारे में। और हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं दैट व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एंड ट्रांस नेशनल कॉरपोरेशंस। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आप इस वीडियो का जो पीपीटी है वह मेरे टेलीग्राम चैनल से जाकर प्राप्त कर सकते हैं, दैट इज @पढ़ो तो वैसे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो दिस इज द सिलेबस ऑफ सेमेस्टर 4 ग्लोबल पॉलिटिक्स, जो पेपर है कोर 10 का, जो आपको पढ़ना है। इससे मैं अभी ये टीएनसीज डिस्कस करने वाला हूँ। इसके बाद मैं आपको ये चैप्टर डिस्कस करूंगा, ग्लोबल रेजिस्टेंसेस, ग्लोबल सोशल मूवमेंट एंड एनजीओज। इसके बाद ये पूरा का पूरा यूनिट खत्म हो जाएगा। और जो चैप्टर नंबर ई है यूनिट 1 का, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में ही इंक्लूड कर दिया था, तो आप इसको जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम एमएनसीज और टीएनसीज की बात करें तो दोनों ऐसे इंटरप्राइजेस हैं जिनका ओरिजिन एक कंट्री से रिलेटेड होता है, जिसे होम कंट्री कहते हैं, जहां उसका हेडक्वार्टर होता है और जहां से चीजें मैनेज की जाती हैं। लेकिन एमएनसीज और टीएनसीज दोनों ही अपने होम कंट्री से बाहर भी कई अन्य देशों में अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिलीवर करते हैं और कार्यरत रहते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें तो दोनों एमएनसीज और टीएनसीज का जो स्ट्रक्चर है, जो पैटर्न है, दोनों लगभग सेम होता है। अगर हम मोटे मोटे तौर पर बात करें तो एमएनसीज और टीएनसीज में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, और हम ये पुख्ता तौर से नहीं कह सकते हैं दैट दिस इज टीएनसी एंड दिस इज एमएनसी। तो दोस्तों, उस तरह का डिस्टिंक्ट डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जिन्हें हम पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये एमएनसी है और ये टीएनसी है, और दोनों को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला डिफरेंस तो इनके एक्सपेंशन में ही है, क्योंकि जो एमएनसी है इसका फुल फॉर्म होता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, और जो टीएनसी है इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांस नेशनल कॉरपोरेशन। पर इसके एक्सपेंशन के अलावा भी इनमें काफी डिफरेंसेस हैं जिन्हें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस है बिटवीन एमएनसीज एंड टीएनसीज। सबसे पहला डिफरेंस है कि जो एमएनसी शब्द है यह अमेरिकन शब्द है, यह अमेरिका में काफी पॉपुलर है। वहीं दूसरी तरफ जो टीएनसी शब्द है यह यूरोपियन शब्द है और यह यूरोप में काफी पॉपुलर है। इसका मतलब, अगर कोई अमेरिकन नागरिक ऐसे कंपनी को संबोधित कर रहा है जो कि एक देशों से बाहर निकलकर कई देशों में अपने कार्य को कर रहा है, तो वह अमेरिकन व्यक्ति ऐसे कंपनी को आमतौर पर एमएनसी कह के संबोधित करेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर वह यूरोपियन व्यक्ति होगा तो ऐसी कंपनी को टीएनसी कह के संबोधित करेगा। यह पहला डिफरेंस है। अगर दूसरे डिफरेंस की बात करें तो जो एमएनसीज का जो मैनेजमेंट होता है वह सेंट्रलाइज्ड होता है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो टीएनसीज का मैनेजमेंट होता है वह डिसेंट्रलाइज्ड होता है। अर्थात दोस्तों, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी एक एमएनसी है, इसका जो मैनेजमेंट है वह सेंट्रलाइज्ड है। एप्पल कंपनी जितने भी देशों में कार्य कर रही है, सब देशों में क्या फैसले लिए जाएंगे ये डिसाइड किया जा रहा है हेडक्वार्टर के द्वारा, कि एप्पल की क्या स्ट्रैटेजी होगी इंडिया में, किस तरह से वह मार्केटिंग करेगा, सर्विसेज देगा अपने कस्टमर्स को, ये कौन तय कर रहा है? तो ये तय कर रहा है यूएस के हेडक्वार्टर में बैठा हुआ जो मैनेजमेंट टीम है वह तय कर रहा है। अर्थात जो एमएनसीज हैं वह टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करती हैं। फैसले टॉप पर लिए जाते हैं और नीचे उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो जो टीएनसीज है ये डिसेंट्रलाइज्ड है। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों, हम शाओमी को जानते हैं। तो जो शाओमी इंडिया है उसका जो पदभार है वह दे दिया गया है मनु जैन को, वही सीईओ है। तो अब दोस्तों, मनु जैन तय करेंगे कि क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होगी शाओमी की, इंडिया में किस प्रकार से वह कस्टमर्स को सर्विसेज मुहैया कराएगा। तो ये मेनली मनु जैन पर छोड़ दिया गया है, हेडक्वार्टर इसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता। तो दोस्तों, ये डिफरेंस है एमएनसी और टीएनसी में। अगर हम तीसरे डिफरेंस की बात करें तो हम कह सकते हैं
कि जो एमएनसी है, एमएनसी ग्लोबलाइजेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। दूसरी तरफ अगर हम टीएनसीज की बात करें तो यह ग्लोकलाइजेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब दोस्तों, एमएनसीज क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि हाँ ये हमारे प्रोडक्ट्स होंगे, और यही प्रोडक्ट यह पूरे दुनिया में सभी देशों को मुहैया कराते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों जो टीएनसीज होते हैं वह ग्लोकलाइजेशन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। ग्लोकलाइजेशन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ग्लोबलाइजेशन प्लस लोकलाइजेशन, अर्थात ग्लोबल और प्लस लोकल। तो दोस्तों जो टीएनसीज का जो कॉन्सेप्ट होता है वह तो ग्लोबल कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन वह अपने ग्लोबल कॉन्सेप्ट को देश के नागरिकों के जरूरतों के हिसाब से उसे ट्रांसफॉर्म करती है, बदलती है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो ये फोर्थ पॉइंट में इसी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसी चीज को समझाया हुआ है कि जो एमएनसीज हैं दे यूजुअली मैन्युफैक्चर कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोडक्ट्स लुक्स द सेम, एक तरह के प्रोडक्ट इन ईच कंट्री, इट डज नॉट कंपनसेट फॉर द सोशल डिफरेंसेस अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर्स। दोस्तों अगर आप एक तरह के सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि सबका जो टेस्ट है पूरी दुनिया में हर एक समाज का वह एक है। तो दोस्तों आप समाज के नीड्स के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं बना रहे, आप क्या कर रहे हैं, आप एक स्टैंडर्ड सेट कर दे रहे हैं और वही स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट को आप पूरे दुनिया में डिलीवर करने का कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कोका कोला। तो दोस्तों यही ग्लोबलाइजेशन का प्रिंसिपल है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें टीएनसी की, तो इसका क्या होता है, इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये डिफरेंट होते हैं। क्यों दोस्तों, क्योंकि इन्होंने डिसेंट्रलाइज किया अपने मैनेजमेंट को, छोड़ दिया कि आप किस प्रकार से रिसर्च कीजिएगा, डेवलपमेंट कीजिएगा अपने देश में, और किस प्रकार से एक प्रोडक्ट को, एक ग्लोबल प्रोडक्ट को एक लोकल शेप दीजिएगा। इसीलिए दोस्तों जो टीएनसीज के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट होते हैं वह डिफरेंट होते हैं हर एक देश में। जो देश का जो टेस्ट है, वहां के लोगों का जो टेस्ट है, उसके हिसाब से उस प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाता है और उस प्रोडक्ट को दिया जाता है मेनली टीएनसीज के द्वारा। तो दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर आप अगर देखें तो जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का एग्जाम्पल है वह है यूनिलीवर जो कि वैसलीन बनाता है, आईबीएम जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाता है, दूसरी तरफ नेस्ले जो कॉफी ये सब बनाता है। आप देखिएगा जो कॉफी मिलता है यूएस में और जो इंडिया में वह अलग है, फ्लेवर्स अलग होते हैं। दूसरा है जीएसके जो कि हॉर्लिक्स बनाता है। तो हॉर्लिक्स का जो फ्लेवर है इंडिया में जो प्राप्त हो रहा है और जो बाहर, अब यहाँ हॉर्लिक्स का फ्लेवर मिल रहा है बादाम केसर, तो भाई ये बाहर थोड़ी मिलता होगा, ये यहाँ का टेस्ट है। तो यहाँ के टेस्ट के हिसाब से इसको क्या किया गया है, शेप किया गया है। तो ये कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं एमएनसीज और टीएनसीज के बीच में। फिर से एक बार इसको रिकैप करते हैं। जो एमएनसीज होते हैं वह सेंट्रलाइज्ड होते हैं, टीएनसीज जो होते हैं वह डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं। जो एमएनसीज होते हैं वह ग्लोबलाइजेशन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, जो टीएनसीज होते हैं वह ग्लोकलाइजेशन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। यही मुख्य तौर पर देखा जाए तो डिफरेंसेस हैं एमएनसीज और टीएनसीज के बीच में। So now we are going to discuss the characteristics of TNCs and MNCs. So there are not much difference between the TNCs and MNCs. So they both are similar. So they both also have the similar characteristics. So we are going to discuss it one by one. तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है टीएनसीज और जो एमएनसीज का, देखिए दोस्तों ये कंपनियां हमेशा चाहती हैं कि यह बाजार में एक दूसरे से compete करें, और compete करने के लिए यह हमेशा चाहती हैं कि यह जितना सस्ता हो सके उतना सस्ता प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करें और मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करें, क्योंकि जब सस्ता प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगी तब वो बाजार में बिकेगा, जनता को आकर्षित करेगा और इससे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। और इसी कारण से दोस्तों वह अपने मदर कंट्री का, अपने होम कंट्री का भी लॉयल नहीं रहती दोस्तों, और हमेशा ये ढूंढते रहती हैं कि दुनिया में कौन सा ऐसा लोकेशन है जहां की हम सस्ते गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एप्पल, इसका जो ओरिजिन है ये कहाँ है, यूएस में, तो इसका होम कंट्री कहाँ हुआ, यूएसए हुआ। लेकिन दोस्तों एप्पल हमेशा यह चाहेगा कि वह क्या करे, कि ऐसे लोकेशन का तलाश करे पूरे दुनिया में जहां वह सबसे सस्ते गुड्स को प्रोड्यूस कर सकता है। तो दोस्तों यही कारण है कि एप्पल जो है
वहां से अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बढ़ाकर कोई अन्य देशों में भी ले जा सकता है जहां उसे सस्ते गुड्स प्रोड्यूस करने के मौके मिले। और यही कारण है दोस्तों कि इंडिया में, चाइना में एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज और ट्रांसनेशनल कंपनीज होती हैं वह अपने देश के भी वफादार नहीं रहती, जहां उसे फायदा दिखाई देता है वह वहीं मूव करती हैं। यही पहला कैरेक्टरिस्टिक है इसका। अगर दूसरा हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वह है ज्योग्राफिकल फ्लेक्सिबिलिटी, अर्थात उनके पास इतना क्षमता होता है कि वह अपने सर्विसेज को, अपने गुड्स को, अपने रिसोर्सेस को एक देश से दूसरे देश में मुहैया करा सकें, दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा सकें और अपने ऑपरेशंस को भी सेटअप कर सके, वहां प्रोडक्शन यूनिट बना सके। तो इतना क्षमता इनमें होता है, ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि दोस्तों जितने भी वर्क फोर्स होते हैं टीएनसीज के और एमएनसीज के, या तो उनको हायर किया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज से, या तो दोस्तों वह मौजूद होते हैं डेवलपिंग कंट्री में जितने भी वर्कफोर्स होते हैं। कारण ये है क्योंकि डेवलपिंग कंट्री के जितने भी स्किल्ड और अनस्किल्ड जो वर्कफोर्स है उन्हें कम पे करना पड़ता है टीएनसीज को, और अगर वह कम पे करेंगे दोस्तों तो इससे उनका प्रॉफिट ज्यादा होगा। इसीलिए आप देखेंगे कि जो टीएनसीज हैं और जो बड़े बड़े एमएनसीज हैं वह आईआईटीएंस को यहाँ से हायर करके ले जाती हैं यूएस में काम करने और विदेशों में काम करने, क्योंकि जो वहाँ के नागरिक हैं वह ज़्यादा पैसा लेंगे, वह ज़्यादा सैलरी लेंगे। लेकिन डेवलपिंग कंट्री में ये केस नहीं होता, यहाँ कम पैसे में भी लोग मान जाया करते हैं क्योंकि यहाँ अभी भी गरीबी है। तो दोस्तों ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है। जो चौथा कैरेक्टरिस्टिक है जो टीएनसीज और एमएनसीज का, ये है कि उनका जो प्रॉपर्टी होता है, उनका जो एसेट्स होता है वह एक देश तक सीमित नहीं होता, एक देश में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर एप्पल यूएस की कंपनी है दोस्तों तो उसका सारा का सारा प्रॉपर्टी यूएस में ही थोड़ी होगा, वह तो पूरा विश्व में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये चौथा कैरेक्टरिस्टिक होता है टीएनसीज का। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो 100 सबसे टॉप टीएनसीज में से जो 17 टीएनसीज है उनका जो 90% जो एसेट है वह दूसरे देशों में है, और वह अपने हेड ऑफिस में मात्र 10% एसेट को मेंटेन करके रखे हैं। तो आप देख सकते हैं उनके एसेट का वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे दुनिया में। जो पांचवा कैरेक्टरिस्टिक है, हमेशा टीएनसीज और जो एमएनसीज है वह क्या चाहती हैं, वह कंपटीशन को ब्लॉक करना चाहती हैं बाय एक्वायरिंग बिजनेसेस। इफ दे परचेज फॉरेन कंपनीज दे विल नॉट हैव सच कंपटीशन। इसका यही सिंपल सा मतलब है कि देखिए टीएनसीज और एमएनसीज नहीं चाहती कि कोई और ऐसी कंपनी उभरे बाजार में जो कि इनको compete करे। इसीलिए ऐसी कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वह छोटे छोटे जो अभी जो इमर्ज कर रहे होते हैं, जो छोटे छोटे बिजनेसेस जो फ्यूचर में इनको compete कर सकते हैं, इनको खरीद लेती हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे व्हाट्सएप को खरीदा गया फेसबुक के द्वारा 2014 में, जैसे वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया भारत में, तो दोस्तों इस तरह से कंपटीशन खत्म हो गया क्योंकि व्हाट्सएप जो था वह बहुत ज्यादा कंपटीशन दे रहा था फेसबुक को। तो इस तरह से वह कंपटीशन को ब्लॉक करती हैं और बिजनेसेस को एक्वायर कर लेती हैं जो कि फ्यूचर में उनको कंपटीशन दे। अगर छठे फीचर की बात करें तो टीएनसीज के पास इतना क्षमता होता है कि वह देश के सरकारों को राजनीतिक तौर पर प्रभावित कर सकें, उन पर दबाव स्थापित कर सकें। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जो टीएनसीज होती हैं वह इकोनॉमिकली पावरफुल होती हैं, वह बहुत अमीर होती हैं। अगर हम फोर्ब्स मैगजीन 2013 की रिपोर्ट देखें तो जो दुनिया की 100 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें से 37 अर्थव्यवस्थाओं को टीएनसीज ही चला रही हैं, ना कि वो देश। साथ ही साथ अगर हम अन्य एग्जाम्पल देखें तो बीपी जो कि ब्रिटिश ऑयल कंपनी है, इसका जो रेवेन्यू है वह फिनलैंड की जीडी से जो जीडीपी है उससे भी अधिक है। साथ ही साथ अगर हम शेवरॉन जो कि एक और टीएनसी है, अगर इसके अगर एनुअल रेवेन्यू की बात करें तो ये भी आयरलैंड के जीडीपी से अधिक है। साथ ही साथ अगर हम दुनिया के सबसे बड़े 200 टीएनसीज को कंबाइन करके उनका एनुअल रेवेन्यू को देखें
तो दोस्तों जो दुनिया के 182 देश हैं उनके जीडीपी के बराबर वह आती है। आप समझ सकते हैं कि ये जो 200 जो कंपनीज हैं, जो टीएनसीज हैं, इनका जो साल का जो इनकम है वह पूरे दुनिया के 80% पॉपुलेशन का इनकम के बराबर है और उनके जीडीपी के बराबर है। आप समझ सकते हैं 200 कंपनी का जो इनकम है वह 182 देशों के जीडीपी के बराबर है। तो ये कितना इकोनॉमिकली पावरफुल है और यही कारण है कि यह देशों के सरकारों को राजनीतिक तौर पर प्रभावित करने में कामयाब होती हैं। जो सेवेंथ फीचर है, दे क्रिएट द लॉस ऑफ जॉब इन देयर होम कंट्री। तो दोस्तों होता क्या है कि अगर होम कंट्री में अगर किसी टीएनसी को अगर कंड्यूसिव अगर इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है जिसमें वो प्रोडक्शन कर पाए, तो दोस्तों वह तो बाहर शिफ्ट होंगी, वह अपना जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वह दुनिया के अन्य देशों में स्थापित करेंगी। जैसे कि एप्पल ने चाइना में किया है जहां उसे चीप लेबर मिलता है, जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में भी डिस्कस किया दैट एमएनसीज एंड टीएनसीज आर नॉट लॉयल टू देयर होम कंट्रीज। तो अगर एप्पल ने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यूएस से निकाल के चाइना में डाला, तो दोस्तों जो यूएस है जो कि होम कंट्री है एप्पल का, वहां जॉब के लॉसेस हुए और वहां लोगों की नौकरियां गई होंगी। यह आम सा बात है, हम इसे समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ टीएनसीज एंड एमएनसीज। तो सबसे पहला एडवांटेज है जो रोजगार के जो अवसर हैं वह बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले एग्जांपल दिया, अगर एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर चाइना में गया होगा तो वहां के लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए होंगे। साथ ही साथ वहां एफडीआई भी आया होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आया होगा, जिसके द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ होगा, वहां सड़क बने होंगे, वहां साथ ही साथ हॉस्पिटल्स बने होंगे, स्कूल्स बने होंगे, जिसके द्वारा वहाँ के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हाई हुआ होगा। साथ ही साथ दोस्तों एमएनसीज और टीएनसीज आती हैं तो जो लोकल कंपनीज होती हैं उन्हें कंपटीशन देती हैं और उनका जो बाजार में एक अधिकार होता है वह खत्म हो जाता है, जो मोनोपोली होता है। पहले सिर्फ एक ही कंपनी थी बाजार में, तो जो रेट्स थे चीजों के वह अधिक थे। अब टीएनसीज आ चुकी हैं तो उससे उनको कंपटीशन मिलेगा और इससे चीजों के दाम सस्ते होते हैं। जैसे कि अभी जब शाओमी आया तो फोन के दाम अचानक से बहुत कम हो चुके हैं। चौथा जो फायदा है वह है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। अब दोस्तों अगर चाइना में अगर एप्पल जाकर वहां अपना गुड्स को बना रहा है तो वहां से वो एक्सपोर्ट भी करेगा और जब एक्सपोर्ट करेगा दोस्तों तो जो जीडीपी है चाइना की वह बढ़ेगी। तो ये भी फायदा है। तो अब हम टीएनसीज के डिसएडवांटेजेस को देखने वाले हैं। तो अगर हम मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव की बात करें तो मार्क्सिज्म का कहना है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए टीएनसीज एक्सप्लॉयटेशन का काम करती हैं, उनका शोषण करती हैं। वहां से जो लेबर है उनसे सस्ते दामों पर काम लेती हैं, साथ ही साथ वहाँ के जो संसाधन हैं उनका भी शोषण करती हैं और बहुत ही सस्ते दामों पर उनका इस्तेमाल कर लेती हैं और एक तरह से नियो कोलोनियलिज्म नौ उपनिवेशवाद की नीति को फॉलो करती हैं, जहाँ जो ये टीएनसीज हैं वह वहाँ के लोगों पर और वहाँ की सरकारों पर वर्चस्व कायम करती है और इससे वहाँ की सरकारों के संप्रभुता पर खतरा मंडराता रहता है। साथ ही साथ कुछ और क्रिटिसिजम्स हैं टीएनसीज के जो कि बैकन ने 2004 में मेंशन किए थे। वह बोलते हैं कि टीएनसीज अपने शक्तियों का इस्तेमाल बिना किसी जिम्मेदारी के करती है और कुछ पॉइंट्स हमारे सामने रखते हैं जैसे कि दे पे वर्कर्स लो वेजेस। तो ये तो हमें पता ही है कि जिस प्रकार से मेहनत करते हैं हमारे वर्कर्स, उस प्रकार से डेवलपिंग कंट्रीज में जो बाहर के टीएनसीज जो आते हैं वह उन्हें वेतन नहीं देते और यह सामाजिक अन्याय को बढ़ावा देता है, सोशल इनजस्टिस को प्रमोट करता है। साथ ही साथ ये हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं, वह कारखाने बड़े बड़े कारखाने सेटअप करते हैं। इसके द्वारा क्या होता है कि हमारा जो वातावरण है, हमारी जो प्रकृति है वह दूषित होती है। दोस्तों नाइजीरिया में जैसे कि सेल ने किया है वह एक एग्जाम्पल है। साथ ही साथ वह अपने वर्कर को सेफ्टी मेजर्स नहीं प्रोवाइड करते, जिसके कारण कभी कभी वर्कर्स को इंजरी होती है और कभी कभी उनकी मौत भी हो जाती है। जो भोपाल जो गैस ट्रेजेडी हुई थी वह एग्जाम्पल है जो कि यूनियन कार्बाइड जो कंपनी थी यूएस के उसने किया था। उसने प्रिवेंटिव मेजर और सेफ्टी मेजर्स नहीं लिया था जिसके द्वारा उस गैस से बच पाए। तो दोस्तों
हेल्थ रिस्क वहां के लोगों को और उसमें काम करने वाले वर्कर्स को काफी अधिक होता है। दे प्रॉफिट फ्रॉम ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस। दोस्तों, वह मानवाधिकारों के हनन के ताक पर भी प्रॉफिट कमाने का कोशिश करती है। एक एग्जाम्पल है कोका कोला की जो कंपनी थी कोलंबिया में। वहां क्या होता है कि वहां ट्रेड यूनियन बनाने की कोशिश करते हैं वर्कर्स कि हम ट्रेड यूनियन का फॉर्मेशन करेंगे और जो हमारे डिमांड्स हैं उनको मनवाएंगे इस कंपनी के द्वारा। पर कोका कोला दोस्तों उनके साथ अमानवतापूर्ण व्यवहार करती है और कुछ लोगों को किडनैप कर लिया जाता है, अबडक्ट कर लिया जाता है और कुछ लोगों को मार भी दिया जाता है। तो ये ह्यूमन राइट्स का भी रिस्पेक्ट नहीं करती और अपने प्रॉफिट के लिए ये ह्यूमन राइट्स का भी हनन करने में कभी पीछे नहीं होंगी। तो ये कुछ क्रिटिसिजम्स थे जो कि टीएनसीज के थे। मुझे नहीं लगता इससे बाहर आपके क्वेश्चन आएंगे। तो मुझे पूरा का पूरा उम्मीद है कि मैंने ये टॉपिक को पूरे कॉम्प्रिहेंसिव तौर से आपके लिए कंप्लीट कर दिया है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही और हम अब मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन दोस्तों आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार। बहुत मेहनत लगता है वीडियोस बनाने में, साथ ही साथ कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के काम भी करने होते हैं। इसीलिए दोस्तों और भी हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ यार लाल वाले बटन पे जाके क्लिक करो, घंटा भी जाकर दबाओ और अच्छे से पढ़ते रहो विथ पढ़ो तो ऐसे। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।